Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about anti-defection law. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा देखा हुआ है। आज एक बार इस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करते हैं एंड देन वील कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। आज़ादी के बाद पहले एक डिकेड में तो स्टेबिलिटी थी, लेकिन 1960s ऑनवर्ड्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इनस्टेबिलिटी आने लगी। हो क्या रहा था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे, जीतते थे, उसके बाद वो हाउस में जाते थे, जैसे लोकसभा में गए, राज्यसभा में गए या लेजिस्लेटिव असेंबली में गए एट स्टेट लेवल, उसके बाद वो अपनी पार्टी बदल लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इनजस्टिस है टू द पार्टी टू विच दे बिलोंग्ड अर्लियर एंड मोर ओवर इट इज इनजस्टिस टू द वोटर्स, क्योंकि वोटर्स तो सिर्फ कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं, वो वोट उस पार्टी के लिए भी देते हैं जिस पार्टी से वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है। उस पार्टी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर के भी, मूव होकर के भी वोटर्स वोट देते हैं। और आप एक पर्टिकुलर पार्टी से टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद आप पार्टी स्विच कर लेते हैं, तो आपके लिए जिन लोगों ने वोट किया, आपने कहीं ना कहीं उनके साथ भी अनफेयर काम किया है। ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इसी फिनोमेना को कहा जाता है डिफेक्शन। इस फिनोमेना को एक अलग नाम से बुलाया जाता था इन इंडियन पॉलिटिक्स इन 1960, जिसको नाम दिया गया आया राम गया राम पॉलिटिक्स। क्योंकि आया राम गया राम कल्चर जो वर्ड है या फिनोमेना है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ पॉलिटिशियन फ्रॉम हरियाणा। एमएलए थे हरियाणा से गयालाल जी। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली। सुबह एक पार्टी में, दोपहर में दूसरी पार्टी, वापस से फिर पार्टी बदल ली। तो गयालाल जी के नाम से ही फिर ये जो डिफेक्शन, फ्रीक्वेंट डिफेक्शन वाली एक्टिविटी थी इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको नाम दिया गया आया राम गया राम कल्चर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे वोटर्स के लिए तो एक, उनके लिए एक अनफेयर एक्टिविटी तो हुई ही, साथ ही साथ पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी काफ़ी फ्रजाइल हो गया था। क्योंकि पार्टी जो है वो, सरकारें जो है वो इनस्टेबल हो गई थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक बार पार्टी छोड़ देते थे तो सरकारें गिर जाती थीं, फ्रीक्वेंट इलेक्शन कराना पड़ता था। तो ये सारी समस्याओं को रोकने के लिए फिर 1985 में संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और 52nd अमेंडमेंट करके कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफेक्शन। उसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, साथ ही साथ आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 ऐड किया गया टू प्रिवेंट डिफेक्शन एट यूनियन लेवल बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। साथ ही साथ आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 लाया गया टू प्रिवेंट डिफेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द स्टेट लेवल। तो इन आर्टिकल्स में क्या कहा गया है? ये जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया, आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 ऐड किया गया फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, से आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 ऐड किया गया फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कहा क्या गया है? तो कहा यह गया है कि अगर कोई लेजिस्लेटर एक बार इलेक्शन जीतने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से पार्टी स्विच करता है, मतलब डिफेक्शन करता है, तो उस केस में वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे संविधान में कुछ कंडीशंस लिखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। उसके अलावा साथ ही साथ ये भी लिखा है कि सम एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस कुड बी एडेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ। और फिर उसी पावर का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट ने, साथ ही साथ संविधान में भी अमेंड कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस ऐड कर दिए। तो अब अगर कोई मेंबर डिफेक्शन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है एज पर दिस 10th शेड्यूल आर्टिकल 100(2) एंड 191। क्या क्या कंडीशंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो समझते हैं। लुक, इफ अ मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की अगर मेंबरशिप आप छोड़ दें तो उस केस में आपकी मेंबरशिप ऑफ द हाउस भी खत्म हो जाएगी। जैसे आप लोकसभा के मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी से और बाद में आप कांग्रेस पार्टी छोड़ दें तो आपकी मेंबरशिप ऑफ लोकसभा भी खत्म हो जाएगी। ये है डिस्क्वालिफिकेशन का पहला प्रोविजन। इफ अ मेंबर
ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप। दूसरा, अगर वो मेंबरशिप गिव अप नहीं भी करता है बट ही और सी वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर इन लाइन विथ डायरेक्शंस ऑफ हिज पार्टी। तो देखिए, हर पार्टी के अंदर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। टॉप के जो लोग हैं उनको कहा जाता है पार्टी हाई कमान। पार्टी हाई कमान के हिसाब से मेंबर्स को स्टेट लेवल पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन लेवल पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको किसी भी मोशन पे या बिल पे वोट करना होता है। जैसे कोई भी मोशन या बिल लाया जा रहा है तो उस पर फिर हर पार्टी का जो पार्टी हाई कमान है वो तय करता है कि इस मोशन पे हमारे मेंबर्स या इस बिल पे हमारे मेंबर्स कैसे वोट करेंगे, फेवर में वोट करेंगे या अगेंस्ट वोट करेंगे। उसके लिए फिर एक व्हिप जारी किया जाता है हर पार्टी द्वारा। हर पार्टी के अंदर एक मेंबर होता है जिसका काम होता है ये इंश्योर कराना कि हर मेंबर उस पार्टी का एक पर्टिकुलर तरीके से ही वोट करे। वो मेंबर जो ये इंश्योर कराता है कि हर मेंबर ऑफ दैट पार्टी एक पर्टिकुलर तरीके से वोट करे उसको कहा जाता है व्हिप। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई मेंबर ऑफ द हाउस चाहे यूनियन लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, वो भले अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप नहीं करता है लेकिन अपने पार्टी के हाई कमान के हिसाब से या अपने पार्टी के व्हिप के डायरेक्शन के हिसाब से वोट नहीं करता है, उसके कॉन्ट्ररी जाता है, तो उस केस में भी माना जाएगा कि उसने डिफेक्शन किया है और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई एक मेंबर की जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ करके आता है उसके लिए। साथ ही साथ अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिसने बिना किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ा, उसके बाद अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। नॉमिनेटेड एमपीस राज्यसभा में जैसे हैं लोकसभा में भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड एमपीस के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है। यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नॉमिनेटेड एमपीस कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ देयर नॉमिनेशन। पहले 6 महीने में वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे देन दे मे बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये है कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ये जो सारे कानून बने, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अलावा 10th शेड्यूल, आर्टिकल 100(2), आर्टिकल 191, ये सब कलेक्टिवली कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया। लेकिन साथ ही साथ कुछ और बातें देख लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तय कौन करेगा कि इस पर्टिकुलर केस में डिफेक्शन हुआ है और इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए? तो लोकसभा और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां के स्पीकर तय करेंगे अल्टीमेटली डिस्क्वालिफिकेशन, राज्यसभा में चेयरमैन। बट देयर इज नो टाइम पीरियड सेट फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड। यानी कि चेयरमैन या स्पीकर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि उनको 2 महीने या 3 महीने के अंदर फैसला करना ही है ऑन मैटर विथ रिस्पेक्ट टू डिफेक्शन। क्योतो होलोहान जजमेंट 1992, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करके हम देख सकते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता है यूजिंग एंटी डिफेक्शन लॉ और अगर स्पीकर का या चेयरमैन का मोटिव थोड़ा बायस्ड, आर्बिट्ररी लगता है या उसके एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन कुड बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मींस on certain grounds, on malified intentions, if disqualifications are done, then that disqualification could be challenged by the aggrieved party in high court or supreme court. Means the decision of disqualification of the presiding officer is not final. क्योतो होलोहान केस में तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। सर्टेन मामलों में फिर उस डिस्क्वालिफिकेशन को क्वेश्चन किया जा सकता है। अब एक पर्टिकुलर प्रोविजन को ठीक से समझते हैं क्योंकि करंट केस में इसका एप्लीकेशन होगा समझने के लिए। देखिए, ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप समझ गए, लेकिन अगर किसी पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स एक साथ उस पार्टी से निकल करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, इसको मर्जर कहा जाएगा। ऐसा इस कानून में लिखा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो किसी भी हाउस में किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा मेंबर्स
उस पार्टी से निकलते हैं और किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इन दैट केस एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी इन्वोक्ड एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ दोज मेंबर्स who moved out of their party and merged into some other party, वो नहीं होगा। यही प्रोविजन का करंट टाइम में एप्लीकेशन होगा। क्विकली एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। फायदे तो आप समझ ही गए, जिन मकसद से लाया गया था, स्टेबिलिटी लाने के लिए, फ्रीक्वेंट डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ इट वाज अनजस्ट अनफेयर फॉर द वोटर्स, जिन्होंने वोट किया एक पॉलिटिकल लीडर को। ये सब तो फायदे थे, लेकिन नुकसान भी हैं। देयर आर सम इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला है लॉस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। अब क्या है कि हर पार्टी एक मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह काम करती है। पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया उसी हिसाब से सारे मेंबर्स वोट करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो जो विद इन द पार्टी अपना ओपिनियन रखने का स्कोप था अलग अलग मेंबर्स का, वो खत्म हो गया। अब मान लीजिए कि पर्टिकुलर पार्टी एक्स ने तय किया, उसकी हाईकमान ने, कि सबको इस बिल के अगेंस्ट वोट करना है, तो अब सारे मेंबर्स को उसके अगेंस्ट ही वोट करना उस पार्टी के, चाहे कोई मेंबर पर्सनली उस बिल को फेवर करना चाहता हो, येट ही कैन नॉट वोट इन फेवर ऑफ दैट बिल। मिसयूज भी होता है मर्जर प्रोविजंस का। बहुत बार ऐसा एलिगेशन लगता है कि जो रूलिंग पार्टी हैं उन्हीं से जनरली होते हैं स्पीकर, लोकसभा में या स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो स्पीकर दो एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अनबायस्ड मैनर, बट स्पीकर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले इस तरीके से यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं कि रूलिंग पार्टी को फायदा हो, ऐसा एलिगेशन लगता है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने क्योतो ओलोनान जजमेंट में कहा था कि द डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय स्पीकर या चेयरपर्सन, there is very high discretionary power available with the presiding officer, which is sometimes misused. Lack of transparency भी है, lack of transparency in decision making by party whips। मतलब पार्टी विप ने क्या आदेश दिया, फिर उस हिसाब से वोट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको लेकर के बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। प्रोसीजर पूरी तरह से डिटेल्ड या ऑब्जेक्टिव तरीके से रखा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वगैरह को डील करने के लिए एक बार कहा था, केशव मेघचंद्र सिंह केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द स्पीकर ऑफ द असेंबलीज एंड पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months। मतलब आप अनड्यू इनऑर्डिनेट डिले ना करें इन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी, क्योंकि होता क्या है कि जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि फिर स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के हिसाब से फिर देखते हैं कि इनको कैसे फायदा हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। ये एलिगेशन लगता है स्पीकर के ऊपर। तो मतलब एलिगेशंस आर देयर दैट द स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डू नॉट एक्ट इन अनबायस्ड मैनर। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इनऑर्डिनेट डिले वेयर दे गेट इनफ स्कोप टू यूज देयर आर्बिट्ररी बाइस्ड एक्शंस वेस्टेड एक्टिविटीज, उसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से निपटने के लिए सेकेंड एआरसी ने सजेस्ट किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला फैसला है, इट शुड बी नॉट डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, रादर इट शुड बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन केस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड देयर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की भी ऑटोनॉमी पे भी क्वेश्चन उठता है वैसे कभी कभार। अब करंट केस पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मर्जर माना जाएगा अगर 2/3 या उससे ज्यादा मेंबर मूव आउट करते हैं फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन सम अदर पार्टी, उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ है करंट केस में। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर्स थे, उसमें से 7 मेंबर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया, यानी कि 2/3 से ज्यादा मेंबर्स। तो इस पर्टिकुलर केस में दो उन्होंने पार्टी बदली है, लेकिन उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि 2/3 से ज्यादा मेंबर्स हो गए। दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए मर्जर। वो बात अलग है कि द अल्टीमेट डिसीजन विल बी टेकन बाय द राज्यसभा चेयरमैन। वो हो सकता है कि इस मर्जर क्लेम को एक्सेप्ट करें, या हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टी या आम आदमी पार्टी पिटीशन डाले उसको वो स्टडी करें, और फिर हो सकता है कि इस मर्जर क्लेम को रिजेक्ट कर दे। लेकिन 99% चांसेस हैं कि these 7 members will not face any disqualification।
they are moving out from their party, joining Bharatiya Janata Party will be considered as a merger, not defection. एक सवाल स्टूडेंट्स कभी कभार मुझसे पूछते हैं कि सर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर पहले किसी और पार्टी में थे, बाद में किसी और पार्टी में आ गए, तो उनका डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, अगर कोई एक लीडर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में थे, फिर फ्रेश सिलेक्शन होने वक्त उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी और उन्होंने दूसरी पार्टी से फिर से टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ा, जीता, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये प्रश्न अक्सर आता है हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को लेकर के। स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं कि सर पहले तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में आए, तो डिस्क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? आप पूरी बात को समझिए। उन्होंने पार्टी चेंज की, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ा, जीते। इसलिए एक बार जब आप दूसरी पार्टी में आकर के टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से लगेगा? डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्शन तब माना जाता है जब आप एक पार्टी में हो, उससे जीत करके आए हैं आप, और फिर आप पार्टी बदलने की कोशिश करें। आप मान लीजिए कि पार्टी एक्स से जीत करके आए और फिर आप जीतने के बाद, हाउस में जाने के बाद, आप उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देंगे। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये 7 एमएलएज ने किया है, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है, तो उस केस में डिफेक्शन का मामला लग सकता है। अब मान लीजिए कि इनकी राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म हो जाती 6 साल बाद, उसके बाद ये फिर भारतीय जनता पार्टी से दोबारा इलेक्ट होकर के जाते राज्यसभा में, तो इनके ऊपर फिर थोड़ी प्रश्न उठता कि डिफेक्शन हुआ है या इनका डिस्क्वालिफिकेशन करो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2022 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मेंस में यूपीएससी ने साल 2013 में यह प्रश्न पूछा था डिफेक्शन के ऊपर, आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक थ्रू प्राइजेस, इनको ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इसको साल 2012-13 में स्टार्ट किया टेक फील्ड के कुछ लीडर्स ने, जैसे यूरी मिलर, मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने ब्रेक थ्रू प्राइजेस की शुरुआत की। ये ब्रेक थ्रू प्राइजेस 3 फील्ड्स में दिए जाते हैं, फंडामेंटल फिजिक्स, लाइफ साइंसेज एंड मैथमेटिक्स। और तीनों फील्ड में जो ब्रेक थ्रू प्राइजेस के विनर्स होते हैं उनको $3 मिलियन का अवार्ड दिया जाता है। अब करंट न्यूज ये है, इट्स मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो फॉर एंटायर नॉर्थ ईस्ट, कि अतानु नाथ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट तिहू कॉलेज इन नालबारी, हैज बीन one of the winner of breakthrough prizes in fundamental physics 2026. He has become first scientist from Northeast to receive this prize. पूरे दुनिया भर से 376 साइंटिस्ट को चुना गया है इस ब्रेक थ्रू प्राइजेस के लिए। भारत से टोटल 11 साइंटिस्ट को चुना गया है। असल में हुआ क्या है कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाया गया था फॉर कंडक्टिंग मियोन G2 एक्सपेरिमेंट्स। ये जो मियोन G2 एक्सपेरिमेंट हैं, it was being conducted at 3 important locations. CERN, जो फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे है, जहां पे लार्ज हैड्रोन कोलाइडर बनाया गया है, CERN इंस्टीट्यूट, फर्मी लैब जो अमेरिका का पार्टिकल फिजिक्स एंड एक्सेलेटर लेबोरेटरी है, साथ ही साथ ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी विच इज इन न्यूयॉर्क। ये 3 जगहों के जो साइंटिस्ट हैं वो मिल करके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हीं का हिस्सा है अतानु नाथ जी, और इस टीम को मिला है साल 2026 का फंडामेंटल फिजिक्स का ब्रेक थ्रू प्राइजेस। तो इस कारण से अतानु नाथ जी ऑल्सो हैज बीन वन ऑफ द विनर। तो थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं अबाउट म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट, जिसको करने के लिए ये दुनिया के 376 साइंटिस्ट को फिजिक्स का, फंडामेंटल फिजिक्स का ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है। देखिए, म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट की मदद से म्यूऑन का बिहेवियर समझने की कोशिश की जाती है। म्यूऑन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट 200 टाइम्स हेवियर। इलेक्ट्रॉन जैसा ही है बट 200 टाइम हेवियर है। म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये म्यूऑन जो एक सब एटॉमिक या एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। जैसे एटम है, एटम के अंदर के पार्टिकल्स हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स,
उनको भी फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल करके आएंगे। तो वैसा ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल है म्यूऑन। म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट में म्यूऑन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाती है, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को, उसके रोटेशन को समझने की कोशिश की जाती है। इससे है क्या कि हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये जो टीम है 376 साइंटिस्ट की, ये जो म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके मदद से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है वो कंप्लीट है या नहीं। तो बेसिकली देखिए, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करता है। इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को 1960s में डेवलप कर लिया गया था पूरी तरह से। इसके हिसाब से देयर आर 17 एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स which could be classified into two main categories, fermion and bosons, but है total 17 fundamental subatomic particles। अब ये जो 17 फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या बस यही हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इनके अलावा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये समझने की कोशिश की जा रही है अंडर म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट, जिसमें म्यूऑन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको स्टडी किया जा रहा है। इस तरीके से बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी स्टडी किया जाता है, जैसे हिग्स बोसोन को स्टडी किया जाता है। तो स्टडी अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चल रही है, लेकिन अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के टोटल 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। वो और हैं या नहीं, उसी को समझने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च हो रहे हैं, और उसी के अंतर्गत एक रिसर्च है या एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट, जिसमें म्यूऑन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको स्टडी किया जा रहा है। ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है इसकी हम थोड़ी और बात करें तो इसके हिसाब से देयर आर 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड 3 फोर्सेस विच वर्क एट सब एटॉमिक लेवल। तो देखिए, हम मानते हैं नेचर में 4 फोर्सेस हैं, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस फिजिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इन 4 में से सिर्फ 3 फोर्स ही इफेक्टिवली काम करती हैं एट सब एटॉमिक लेवल, एट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एट दीज सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट एट दीज सब एटॉमिक लेवल ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट दैट इफेक्टिव, इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। इनफैक्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल के जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक अलग फोर्स मानते ही नहीं है। दे कंसिडर इट एज अ कर्वेचर इन स्पेस एंड टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बताना चाहूँगा आपको। सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से एक तो ये फैक्ट याद रखना, अतानु नाथ जी को मिला, नॉर्थ ईस्ट के पहले साइंटिस्ट हैं, 376 साइंटिस्ट को मिला म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट। ये नाम से ही हो सकता है कि प्रीलिम्स में काम हो जाए, बहुत होगा तो वो डिटेल में थोड़ा घुसेगा। म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट है क्या, तो म्यूऑन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल उसको स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। क्यों किया जा रहा है स्टडी? ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है उसको हम लोग वैलिडेट कर पाए। अभी तक हमारी समझ के हिसाब से देयर आर 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड 3 फंडामेंटल फोर्सेस। म्यूऑन एक्सपेरिमेंट की मदद से हम देखना चाह रहे हैं कि क्या और भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या नहीं। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू से कि हम लोग जो अब तो इस सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह में लोग हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अब हम लोग तो जो काम कर रहे हैं अब यही करते रहेंगे। बट जो यंगर जनरेशन है, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं अभी 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में, उन लोगों को रादर देन हैविंग अ हर्ड मेंटेलिटी कि नहीं सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज में ही जाना है, दे शुड ऑल्सो एक्सप्लोर अ करियर लाइक दिस। उन लोग को इंस्पायर होना चाहिए ऐसे साइंटिस्ट लोगों से, अतानु नाथ जी जैसे लोगों से, और कुछ रिसर्च करें, कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढें। और भी बहुत कुछ है पढ़ाई दुनिया में। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनको समझाइए कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है दुनिया में, पढ़ाई के और भी तरीके हैं और कामयाबी अलग अलग तरीके से पाई जा सकती है। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस गॉट कैंसिल्ड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पेमेंट बैंक के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि न्यूज में आया है। पेमेंट बैंक एक स्पेशलाइज तरीके के बैंक्स हैं
जिनको मेनली क्रिएट किया गया साल 2013-14 में नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। These payments bank have been created in order to cater the need of low income group small businesses जिनका बहुत ज़्यादा कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। इससे इसका लक्ष्य था कि जो लो इनकम ग्रुप है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, साथ ही साथ जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। पेमेंट बैंक थोड़ा अलग तरीके का बैंक है। इसमें क्या है कि ये बैंक लोन नहीं देता। जब लोन नहीं देता तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करेगा। इसका फायदा ये हुआ कि फिर जब लोन देता नहीं है तो इसका कोई क्रेडिट रिस्क भी नहीं है, लोन डूबने का कोई रिस्क भी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ पेमेंट बैंक, नो क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व। इट कैन ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट, इट कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बट नॉट टाइम डिपॉजिट, एंड इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू ₹2 लाख। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच का अंतर मैं फाउंडेशन क्लास में करा चुका हूं जब मैंने एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। अब होता क्या है कि इसमें अगर आप 2 लाख रुपए तक जमा करते हैं एज ए कस्टमर, आपने पेमेंट बैंक में कोई अकाउंट खोला है, किसी भी पेमेंट बैंक में, अलग अलग पेमेंट बैंक है जैसे एयरटेल, फिनो, जियो, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, उसमें अगर आपने अकाउंट खोला है तो 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पैसे को किसी और अकाउंट में भेज सकते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस सर्विस। कुछ मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ नया सामान खरीद सकते हैं, ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं। ये जो पेमेंट बैंक्स हैं ये एटीएम कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं, नेट बैंकिंग सर्विसेज वगैरह सब देते हैं। हु कैन ओपन अ पेमेंट बैंक? तो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉर्पोरेट, मोबाइल फोन कंपनी जैसे कि एयरटेल एंड ऑल, इन लोग ने पेमेंट बैंक खोला हुआ है। पेमेंट बैंक खोलने की खास कंडीशंस ये है कि इट मस्ट बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। पेमेंट बैंक की ये कंडीशन है। पेमेंट बैंक हैव टू मेंटेन सीआरआर लाइक एनी अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लेकिन एसएलआर में पेमेंट बैंक के लिए ज्यादा बड़ी कंडीशन है। दे हैव टू पुट 75% ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट, जो उनके पास डिपॉजिट आता है उसका 75% उनको एसएलआर में रखना है। रिमेनिंग 25% वो दूसरे बैंक्स के अंदर रख सकते हैं अपना अकाउंट खोल करके टू मैनेज देयर ऑपरेशनल एक्टिविटी। पेमेंट बैंक की लाइसेंसिंग आरबीआई देता है लाइक एनी अदर बैंक अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। अब करंट न्यूज ये है कि पहले एक बड़ा प्रोमिनेंट पेमेंट बैंक हुआ करता था पेटीएम, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। 2018-19 से ही आरबीआई ने देखा कि इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी वायलेशंस हो रहे हैं, केवाईसी नॉर्म्स ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होता, कस्टमर का डाटा ठीक से नहीं लेते। दैट इज व्हाई देयर इज कंसर्न दैट इट मेनी पेटीएम अकाउंट्स मे बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। इन सब कारणों से अब पेटीएम का पेमेंट बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, अशोक लाहिरी जी। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नीति आयोग साल 2015 में लाया गया प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके। नीति आयोग इज नाउ न्यू गवर्नमेंट थिंक टैंक जो सरकार को एडवाइस करती है। नीति आयोग का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे ऊपर चेयरपर्सन होते हैं हु इज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, फिर होते हैं वाइस चेयरपर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग एक बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। फिर उसके अंदर गवर्निंग काउंसिल होते हैं जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज होते हैं। उसके अलावा रीजनल काउंसिल्स भी होते हैं नीति आयोग के, एक पर्टिकुलर रीजन के, जैसे वेस्टर्न रीजन के, तो वेस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हो गए या वहाँ के कोई यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, वो सब मेंबर होते हैं। उसके अलावा नीति आयोग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, अगेन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हु मस्ट बी इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं नीति आयोग के अंदर, स्पेशल मेंबर्स बुलाया जाता है, वो एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड। नीति आयोग को मेनली बनाया गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अनलाइक प्लानिंग कमीशन जो पहले रेकमेंड करता था सरकार को कि किस तरीके से फंड एलोकेट किया जाना चाहिए टू द स्टेट फॉर सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स, नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच में फोकस करता है, स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन प्रमोट करने पे फोकस करता है। दैट इज व्हाई नीति आयोग is considered to be instrumental for ensuring cooperative federalism. Current news ये है कि अशोक लाहिरी जी has been appointed as vice chairman of नीति आयोग। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। Another member गोवर्धन दास जी has been appointed as a member to नीति आयोग panel. That is, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट अशोक लाहिरी जी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑनलाइन रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ऑफ 2025, इससे रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे।
यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं आर्सेनिक एंड फ्लोराइड कंटामिनेशन से। एफडीआई रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लोअर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट जनरली मेक्स इमर्जिंग मार्केट लेस अट्रैक्टिव, दिस इज रॉन्ग। रादर जब लोअर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट होता है तो इमर्जिंग मार्केट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंथ्रोपिक माइथोस जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।